प्रस्तुत कहानी जो तुम्हारे परीक्षा के लिए बहुत उपयोगी है उसका नाम है नागरी लिपि। क्या नाम है? नागरी लिपि। नागरी लिपि को लिखा है गुणाकर मूले ने। गुणाकर मूले का जन्म और उनके एक साहित्यकार के रूप में, एक गद्यकार के रूप में परिचय जान लो। 1935 ईस्वी में महाराष्ट्र के अमरावती जिले के एक गांव में हुआ था। उनकी प्रारंभिक शिक्षा तो ग्रामीण क्षेत्र में ही हुई, लेकिन और भाषा भी उनका सदैव मराठी रहा। वे मिडिल स्तर तक मराठी की पढ़ाई की। हालांकि आगे की पढ़ाई में भी वह मराठी को रखा, लेकिन हिंदी उनका मुख्य विषय रहा। वह नौकरी भी की और इलाहाबाद आकर के वह गणित में मैट्रिक लेकर के पास किया। एमए तक इसकी पढ़ाई की। इस तरह से गणित और हिंदी से उनका संपर्क बहुत उत्कृष्ट प्रकार का रहा। और उनकी दृष्टिकोण एक विशिष्ट प्रकार की इस मामले में रही। कहा जाता है जहाँ नहीं पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि। कवि का मीन्स साहित्य का ही दो विधा है, दो भाग है, एक कविता और एक कहानी, एक गद्य और एक पद। तो लेकिन हिंदी साहित्यकार दोनों होते हैं, चाहे गद्यकार हो या पद्यकार हो। तो अब देखिए इनकी बहुत सारी हिंदी में लेखन भी हुई और इतिहास और संस्कृति, प्राचीन भारत के महान वैज्ञानिक, सौर मंडल, सूर्य, नक्षत्र लोक और भारतीय लिपियां, ब्रह्मांड परिचय, अंतरिक्ष यात्रा और भारतीय विज्ञान की कहानी। और समय समय से मूले जी उस बात को दृष्टिगत करने का कोशिश किया जो अन्य लेखक नहीं किया करते थे। और इन साहित्य में वैज्ञानिक धारणा रखने वाले यह भारत के प्रथम लेखक हैं। और मूलतः यह कहानीकार थे और यह गद्यकार थे, इसलिए गद्य में ही इनकी लेखन बहुत उत्कृष्ट प्रकार की हुई है। प्रस्तुत कहानी जो है वह है तुमको नागरी लिपि। नागरी लिपि, लिपि क्या होता है उस बात को जानो। लिपि ये क्या नाम है, लिपि क्या होता है? लिपि का अर्थ होता है कोई भाषा जिसके माध्यम से प्रस्तुत की जाती है उसे कहा जाता है लिपि। तो देवनागरी लिपि, जैसे कि तुमको अंग्रेजी भाषा नागरी लिपि से प्रस्तुत हो रही है, इसके बाद अरबी भाषा अरबी लिपि से हो रही है। तो इस तरह से लिपि भाषा प्रस्तुत करने की माध्यम हुआ करती है। देवनागरी लिपि के शब्द के आगे में देव है, लेकिन जब इस चैप्टर को जब पढ़ोगे तो देखोगे इसमें देवनागरी लिपि की जहाँ तक बात आती है तो देव शब्द आया है। तो भारत में यह लिपि का समय बताया जाता है 8वीं शताब्दी से 11वीं शताब्दी के बीच। अब देखो इनकी प्रचार प्रसार और इनका प्रयोग, ध्यानपूर्वक सुनो सब, एकदम पूरा क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। कुछ लोगों का, कुछ साहित्यकार का, कुछ इतिहासकार का मंतव्य है कि यह लिपि उत्तर भारत से चली है और कुछ लोगों का कहना है जो यह दक्षिण भारत से चली है। देवनागरी लिपि की अक्षरों में अस्थिरता की बात कुछ की है और कुछ इसके प्रचार प्रसार की बात कही है। अब तुम देख रहे हो जो अभी देवनागरी लिपि सिर्फ हिंदी ही देवनागरी लिपि में नहीं लिखी जाती है, गुजराती भी लिखी जाती है, बंगला भी लिपि क्या नाम है, नेपाली लिपि लिखी जाती है, मराठी लिखी जाती है, संस्कृत और प्राकृतिक हिंदी भाषा में ही लिखी जाती है और सबका लिपि देवनागरी हुआ करती है। तो ऐसा विचार है जो करीब 200 वर्ष पहले पहली बार देवनागरी लिपि के टाइप और इसमें पुस्तकें छपी थी। और कुछ समय पहले दक्षिण भारत के लोगों का कहना है जो इसका प्रचार प्रसार दक्षिण भारत में हुई, इसके प्रमाण दक्षिण भारत में मिले हैं, इसलिए दक्षिण भारत की ही लिपि थी। कुछ समय पहले तक दक्षिण भारत में पोथियां लिखने के लिए नागरी लिपि का व्यवहार होता था। दरअसल नागरी लिपि का आरंभिक लेख दक्षिण भारत से ही मिले हैं, इसलिए दक्षिण भारत में नागरी लिपि की प्रचार और वहाँ उसका सबसे पहले प्रयोग होने की बात कही गई है। और कहा है दक्षिण भारत में ये नंदी नागरी लिपि के नाम से यह जाना जाता है।
समझे। और उत्तर भारत के विद्वान भी अपने लिए कुछ विशिष्ट बात कहा है, लेकिन पहले उसके तर्क को देख लो। मध्य भारत, मध्य प्रदेश जो है उसके आसपास के लोग नागरी लिपि को प्रारंभिक लेख विंध्य पर्वत के नीचे दक्कन प्रदेश से प्रसारित होने की बात कहा है। वहीं जब तुम और आगे बढ़ते हो तो उसके संदर्भ में अलग अलग विद्वानों का अलग अलग मत है। फिर कुछ लोगों का कहना है यह जो है सो गुजरात के नागर ब्राह्मण ने पहल नागरी लिपि का इस्तेमाल किया, इसलिए इसका नाम भी नागरी पड़ा। और वहीं दूसरा जो मत है वह कहता है, दूसरे मत के अनुसार जो बाकी नगर तो नगर थे लेकिन काशी देवनागरी थी, इसलिए काशी से ही इसका प्रचार प्रसार हुआ और इसका नाम देवनागरी लिपि पड़ी। फिर सबका अपना अलग अलग मंतव्य है। उत्तर भारत से लेकर के दक्षिण भारत तक ये कुछ लोगों का इस तरह है जो इस से 8वीं से लेकर के 8वीं से लेकर के 11वीं सदियों के बीच नागरी लिपि पूरे देश में व्याप्त थी, इसलिए इस लिपि की खास पहचान रही है। और नागरी लिपि के साथ साथ अनेक प्रादेशिक भाषाओं में ये लिपि का प्रयोग होता रहा और अनेक प्रादेशिक भाषा भी जन्म लिए। लेकिन 8वीं 9वीं सदी में प्रारंभिक में हिंदी साहित्य जो है सो देवनागरी लिपि में लिखे गए। लेकिन 11वीं सदी के जो है राजेंद्र और राजेंद्र जो प्रतापी चेर राजाओं के राजा था, उसका भी सिक्का जो है सो तुमको मिला है इसमें इसी लिपि में, और उस पर लिखा हुआ है नागर। नागर शब्द देखने से पता चलता है जो 12वीं सदी में सो यह दक्षिण भारत में सो प्रसारित था। वहीं 12वीं सदी में केरल के शासकों के सिक्के पर वीर केरलस नाम शब्द आया है जो इसको दक्षिण भारत होने की बात कहता है। अब देखिए, लेकिन जो भी हो किंतु एक बात सो सत्य है कि नागरी लिपि जो देवनागरी लिपि रही वह एक फूली फली लिपि थी और वह 8वीं शताब्दी से लेकर के 11वीं शताब्दी तक भारत में था, इसका प्रचार प्रसार था। तुम जब भारत के बारे में देखोगे, गुर्जर प्रतिहार के बारे में जानोगे तो वह भी इस बात को प्रमाणित किया है और जिसका कि कन्नौज तक अधिकार था। उधर जब आपको दक्षिण भारत की ओर हम बढ़ते हैं तो नागरी लिपि का एक बात तो दक्षिण भारत वाला कहता ही है और प्रमाण भी कुछ देने का कोशिश किया है। लेकिन उत्तर भारत में जब आते हैं तो आपको एक ये नाटक बहुत ही उत्कृष्ट प्रकार की है जिसका नाम था पादता दीतकम। वह जो है पाटलिपुत्र नगर के करीब में इसका प्रसारित हुआ था। इस तरह से पाटलिपुत्र और पटना नगर के पटना को देवनगर के नाम से कहा जो जाना गया और यह नगरीय क्षेत्र था और यहीं से इसका प्रचार प्रसारित हुआ। फिर वह कहते हैं जो पाटलिपुत्र जो है विक्रमादित्य का राजधानी था, गुप्त साम्राज्य का राजधानी था और विक्रमादित्य को देव के नाम से जाना जाता था, इसलिए देवनागरी लिपि की जहाँ तक बात है वह आपको पटना से या बिहार से इसका प्रसारित हुआ। तो जो भी है, लेकिन आज के तिथि में यह सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि विश्व के कई देशों में भी यह फैल चुका है देवनागरी लिपि और दिनानुदिन यह लोकप्रिय भी होती जा रही है और इसकी क्षेत्र भी बढ़ती जा रही है। तो इस चैप्टर का जो गुणाकर मूल्य के द्वारा तुम लोगों को अपना बात कही गई है उसके आधार पर कुछ तुम क्वेश्चन देख लो टेक्स्ट बुक का। कहता देवनागरी लिपि के अक्षरों में अस्थिरता
कैसे आई, तो उसमें कहना है करीब ये 200 सदी पहले पहली बार देवनागरी लिपि के टाइप बने और इसमें पुस्तकें छपने लगी। और जब पुस्तकें छपने लगी तो किसी भी लिपि में अस्थिरता आने स्वाभाविक सी बात है। दूसरा क्वेश्चन इसमें है देवनागरी लिपि में कौन कौन सी भाषाएं छपती है, तो पहले ही बता चुका हूँ, नेपाली, मराठी, संस्कृत, प्राकृतिक, हिंदी भाषाएं इसमें लिखी जाती है। फिर तीसरा क्वेश्चन है लेखक किन भारतीय लिपियों से देवनागरी का संबंध बताया है। लेखक तुमको गुजराती, बंगला और ब्राह्मी लिपि से देवनागरी का संबंध बताया है। फिर चौथा क्वेश्चन है नंदी नागरी किसे कहते हैं, इस प्रसंग में लेखक ने उसका किस तरह उल्लेख किया है। अब देखिए इस संदर्भ में जो हम तुमको कहना चाहूँगा उस बात को जान लो। ये दक्षिण भारत में पोथियों लिखने के लिए नागरी लिपि का प्रयोग होता था, जो वहाँ के ये विद्वान और साहित्यकार बता रहे हैं, इतिहासकार भी इस बात को बताते हैं। दरअसल नागरी लिपि का आरंभिक लेख दक्षिण भारत से ही मिले हैं और दक्षिण भारत में यह नागरी लिपि नंदी नागरी कहलाती थी, जो आगे विशाल क्षेत्र में प्रसारित हुआ और लोकप्रिय भी हुए। अब देखिए नागरी लिपि के आरंभिक लेख कहाँ से प्राप्त हुए, तो नागरी लिपि के आरंभिक लेख के बारे में कहा जाता है जो बिंद के नीचे दक्कन प्रदेश से ये प्राप्त हुए और यह प्राप्त होने के बाद वह इसका प्राप्ति स्थल था, लेकिन प्रचार प्रसार भी इसका बहुत तेज़ी से होना प्रारंभ हो गया। अब है ब्राह्मी और सिद्धम लिपि के तुलना में नागरी लिपि के मुख्य पहचान क्या है, तो ये क्वेश्चन पहले भी हम तुमको बताए हैं, लेकिन आप फिर आज जान लो। जो ब्राह्मी लिपि और उसके बाद सिद्धम लिपि के अक्षरों के सिरों पर छोटे आड़ी लकीरें या छोटे ठोस तिकोने होते हैं, लेकिन जब नागरी लिपि को लिखा जाता है तो यह इस तरह की बात नहीं होती है। इसका मुख्य पहचान यह है कि इसके अक्षरों के सिरों पर पूरी लकीरें बन जाती है और वे सिरों रेखाएं उतनी ही लंबी रहती है जितनी की अक्षरों की चौड़ाई। इस तरह से वह ब्राह्मी और सिद्धम लिपि से भिन्न है। इसके बाद क्वेश्चन है सातवां, उत्तर भारत के किन शासकों के प्राचीन नागरी लेख प्राप्त हुए हैं, तो उससे पहले भी कहे हैं जो ये मिहिर भोज और महेंद्रपाल जो गुर्जर प्रतिहार थे उसके अभिलेख तुमको इस नागरी लिपि में प्राप्त हुए हैं। इसके बाद है नागरी को देवनागरी क्यों कहते हैं, लेखक के इस संबंध में क्या मत है, तो अब देखो इसके बारे में कहा जाता है कि गुजरात में नागर ब्राह्मणों ने पहले नागरी लिपि का प्रयोग किया था, इसका इस्तेमाल किया था और इसलिए इसका नाम नागरी पड़ा। और दूसरे मत के अनुसार बाकी नगर तो सिर्फ नगर थे, परंतु काशी देवनागरी थी, इसलिए काशी में प्रयुक्त लिपि के नाम देवनागरी होने का प्रमाणिकता प्रस्तुत करती है। इसके बाद का नम्मा क्वेश्चन तुम्हारा, नागरी लिपि कब एक सार्वदेशिक लिपि बनी, तो ईसा से 8वीं से 11वीं सदियों में नागरी लिपि जो है पूरे देश में व्याप्त हो गई और सबको यह सुलभ हो गया। इसके बाद नागरी लिपि के समय किसका जन्म हुआ, इस संबंध में लेखक का क्या जानकारी है। अब देखिए नागरी लिपि के साथ अनेक प्रादेशिक भाषाओं का जन्म हुआ। 8वीं-9वीं सदी के आरंभिक दौर में हिंदी का भी साहित्य मिलने लगा था और अब जैसे जैसे समय बदलता गया उसमें आधुनिकता आती गई, इसके बहुत सारे लेख और लेखन कार्य जनभाषा बनती चली गई। इसके बाद तुम्हारा है गुर्जर प्रतिहार कौन था, तो देख लो गुर्जर प्रतिहार भारत जो है भारत में बाहर से आए हुए थे। ईसा से 8वीं सदी के पूर्वार्ध अवंती प्रदेश है जो तुमको कन्नौज के आसपास में है, वह अपना शासन स्थापित किया और बाद में कन्नौज पर भी अधिकार कर लिया। वैसे तो इसका 2 राजा मिहिर भोज और महेंद्रपाल बहुत ही प्रख्यात राजा हुए हैं। इसके बाद
नागरी लिपि की उत्पत्ति के संबंध में लेखक का क्या कहना है। पटना से नागरी लिपि का संबंध लेखक किस प्रकार जोड़ा है, तो जान लो। नागरी लिपि सो नगर अर्थात किसी बड़े शहर से संबंधित है। जब ये नागरी शब्द हुआ तो नागरी ग्रामीण नहीं, नागरी, तो इसका माना यह नगर से चला है। और इससे पहले भी हम तुमको बताए हैं। सो पादतादितकम नामक एक नाटक की जानकारी हमको मिलती है कि यह पटना नगर को सो पाटलिपुत्र पुकारा जाता था। और जो यहाँ से आपको एक विशिष्ट शैली के साथ सो यह लिपि यहाँ से चली। इसके बाद प्रचारित प्रसारित होती गई। फिर गुप्त वंश का सम्राट जो था वह पाटलिपुत्र था, और जो देवनगर कहा जाता है, और इसके राजा जो थे सो विक्रमादित्य, उसे देव कहा जाता था, तो उसकी राजधानी थी, इसलिए देवनगर हुआ। और लिपि जो है सो देवनागरी हो गई। इसके बाद है निबंध के आधार पर कालक्रम से सो नागरी लेखों के संबंध में प्रमाण प्रस्तुत करें। तब जब प्रमाण प्रस्तुत करने की बात आती है तो 11वीं सदी में सो राजेंद्र जैसे प्रतापी चेर राजा के सिक्कों पर नगर देखने को मिलता है। 12वीं सदी में केरल के शासकों के सिक्कों पर सो वीर केरलस शब्द नागरी लिपि में देखने को मिलती है। दक्षिण से प्राप्त वर्गुन का पलियन और तामपत्र जो है वह भी नागरी लिपि में ही है। और विक्रमादित्य के समय में पटना में सो देवनागरी लिपि का प्रमाण मिलता है। इसी प्रकार ईसा के 8वीं से 11वीं सदियों में सो नागरी लिपि पूरे भारत में व्याप्त थी। इसके बाद 8वीं सदी में दोहा कोश तिब्बत से जो प्राप्त हुई है, वहाँ के हाथ से लिखा हुआ था, वह भी देवनागरी लिपि में था। इस प्रकार स्पष्ट हो जाता है कि सो यह लिपि जो थी सो सर्वव्याप्त थी, लगभग पूरे भारत में सो इसका प्रभाव था। क्या मिनट के भले रे लेकिन ना 20 मिनट प्रस्तुत का